तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चलते तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न 2022-23 के विषय विज्ञान कक्षा 10 सेट ए का सलूशन। इसी प्रकार से और भी आपके सेट दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, तो सभी सेटों का हम हल देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका सही विकल्प चुनना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन पहला है ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन, या फिर यहाँ पर ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका संयोजी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद चमकदार अधातु क्या होती है। तो चमकदार धातु पे पूछे अगर आपसे तो इसको बोलते हैं, आपको पता होगा Hg होती है। क्या होती है? Hg। ये धातु है। कौन सी है? Hg हमारी क्या होती है? धातु होती है। इसे पारा बोलते हैं। Hg को क्या बोला जाता है? पारा। इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ये संकेत होता है इसका। इसके बाद हमारी हमसे पूछी है इसमें क्या? अधातु। तो अधातु चमकदार ऑप्शन दिए गए सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहाँ पर आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर द। इसके बाद मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्सर्जन। इसके बाद मादा में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। ऑप्शन है अंडाशय, ये होता है। गर्भाशय भी होता है। इसके बाद आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। इसके बाद हमारा है ऑप्शन यहाँ पर शुक्रवाहिनी वाहिका, यहाँ पर है अंडवाहिनी। तो यहाँ पर अंडवाहिनी भी होती है। तो कौन सा भाग नहीं होता है? शुक्रवाहिका। ये पुरुष में होती है, मादा में नहीं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 23, 22, 2, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 जोड़ी होती है। जोड़े हटा दिए जाए तो 46 होते हैं संख्या में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी दर्पण के साथ, यहाँ पर ये ठीक है से हम यहाँ पर ये हाथ लिखा हुआ है या हम मतलब एक ही है। हाथ चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आप कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः कौन से प्रतिबिंब में? केवल समतल में, या फिर केवल अवतल में, या उत्तल में, या फिर दोनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द, या तो समतल अथवा अवतल में। ठीक है, उत्तल में, सॉरी फ्रेंड, ये दा वाला है, यानी इसका ऑप्शन दिया है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यही ऑप्शन हमारा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो इसको देख लेते हैं। 1 एम्पियर माप की परिभाषा बतानी है आपको। 1 एम्पियर का मान होता है, कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके जनित्र, गैल्वेनोमीटर और अमीटर या फिर मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटर, यानी जनित्र बोलते हैं जिसे। ठीक है, अमीटर क्या होता है? इसका मात्रक हो मतलब मानने के या उसको मापने के लिए यंत्र होता है। और मोटर आप जानते हैं ये आपको क्या करती है, ये इसका उल्टा करती है, लाइट को यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या दिया है, संगमरमर का सूत्र लिखना है। दूसरा, अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इसके बाद हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है। जब पुष्प में पुंकेसर एवं के स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उभयलिंगी कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर क्या लिखना है? अभिलंब। इसके बाद किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को कहते हैं। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं एक साथ सभी के। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो पहले में हमारा यहाँ पर भरना था आपको, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसके बाद अधात्री, तीसरे वाले में आयोडीन थायराइड ग्रंथि, इसमें उभयलिंगी, और पाँचवें वाले में आधी हो जाती है। इसके बाद अभिलंब से दूर हट जाती है, और यहाँ पर ये विद्युत परिपथ। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हैं। तो अच्छे से इनको लिख लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ दी गई हैं आपकी 8 नंबर की ये होने वाली हैं आपकी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सही जोड़ी दीजिए, यहाँ पर मिलानी है। पहला है सिरका। तो सिरका को हम किससे मिलाने वाले हैं? तो देखिए सिरका का मतलब आपको यहाँ पर किससे मिलाएंगे? तो सिरका यहाँ पर मिलने वाला है आपका इस वाले से, एथोनोइक अम्ल। इसके बाद दूसरा आपका मिलेंगे यहाँ पर पारा। तो पारा को मिलाने वाले हम किससे? अम्लगम से। किससे मिलाने वाले हैं? अम्लगम से।
इसके बाद अगला हमारा क्या होने वाला है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र आप किस में होता है, आपको पता है, मस्तिष्क में। इसके बाद अगला हमारा क्या दिया गया, अगला दिया है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन देखिए यहाँ पर किस में होता है अलैंगिक जनन, तो यहाँ पर हो जाए कायकीय प्रवर्धन। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये कायिक प्रवर्धन में। इसके बाद अगला दिया गया है, अब यहाँ पर वंशागत लक्षण क्या होते हैं, तो वंशागत लक्षण के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है ये सेकंड वाला, जुड़े कर्ण पाली। इसके बाद अगला दिया है हमारा यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये किस में होता है, टिंडल प्रभाव में। किस में होता है, टिंडल प्रभाव में। इसके बाद अगला दिया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पर किस में मापा जाता है, यहाँ पर अमीटर में। और यहाँ पर अगला दिया गया हमारा जो लास्ट है, तो यहाँ पर परिवहन तंत्र, यहाँ पर लिखा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होती है, तो एक ही दिशा होती है। तो अच्छे से इनको मिला लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं वीडियो को। इसके बाद पीछे अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है आपका, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है ये। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ये बताना है आपको। इसके बाद अगला दिया है दूसरा क्वेश्चन हमारा, पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है, क्लोरोफिल होता है ये। तो केंद्रीय तंत्रिका की संरचना की इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। DNA का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। लेंस की क्षमता का यहाँ पर ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहाँ पर सामान्य दृष्टि से के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर की होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। तो इनके आंसर लिख लीजिए अच्छे से, ये रहे इनके आंसर, तो इनको अच्छे से लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो पहला हमारा पहले का आंसर ये पहले वाले का क्वेश्चन का, दूसरे वाले का क्लोरोफिल, तीसरे का न्यूरॉन, चौथे का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, इसके बाद डायोप्टर 25 सेंटीमीटर और फैराडे। तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया यहाँ पर, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों। तो इसका आंसर देखेंगे, ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखने से उपापाचयन की क्रिया धीमी हो जाती है, एवं तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें अपवाचयन ना हो सके। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन दिया गया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण देना है। इसके बाद सावन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। तो ये दिया गया हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखा है जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6वें का आंसर हो गया है, इसके उदाहरण। ठीक है, इसके बाद अगला दिया था 7वां। यहाँ पर हमें अंतर बताना है साबुन और अपमार्जक में। साबुन नहाने के काम में आता है जबकि अपमार्जक कपड़े धोने के काम में आते हैं। इसके बाद साबुन में अच्छी तरह के तेल एवं वसा का प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु अपमार्जक सस्ते तेल तथा वसा द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8। भोजन में लार का महत्व बताना है, क्या भूमिका है पाचन में, तो इसके लिए बताना हो। अगला है हमारा कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। तो पहले भोजन के यहाँ पर लार की भूमिका बताने वाले हैं। जी देखिए क्वेश्चन दिया ऊपर, भोजन के पाचन में लार का क्या महत्व है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर उसे चिकना तथा लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है और जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है, यानी यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 9 था कायिक प्रवर्धन।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर प्रवर्धन में क्या है, आपको कितने करने थे, 2। तीन में से आप कोई 2 लिखेंगे, तो कोई से भी लिख सकते हैं। नंबर आप इधर, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो अपने में से कोई भी आप लिख लीजिएगा और नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का हम देखने वाले हैं आंसर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। और नीचे वाले का हम देखेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस की, यहाँ पर उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम इनके देखते हैं 10 और 11 का आंसर। तो 10 का हमारा ये दिया गया है, देखिए प्रभावी लक्षण के संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी के जो लक्षण दिखाई देते हैं, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी बोलते हैं। अप्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के आंसर हैं। इसके बाद हमारा उत्तल, यहाँ पर लिखा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई हमारी, यहाँ पर देखिए, यहीं से करना है आपको। तो यहाँ पर प्रश्न हल है, यहाँ पर हल डाल लीजिएगा आप खुद। तो यहाँ पर लिखा है वक्रता त्रिज्या कितनी है आपकी, 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, हमें पता है सूत्र होता है आपका यहाँ पर एक, यहाँ पर R बराबर सूत्र होता है 2F। क्या होता है, 2F। तो F बराबर करेंगे आप, तो F बराबर करेंगे तो R बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो R बटा 2 हो जाएगा, तो मतलब 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 12वां, प्रकाश के नियम यानी प्रकाश परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये भी एक ही परिभाषा है आपकी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है 13वें में क्या करना है आपका, देखिए यहाँ पर 13वें में आपको ये बताना है कि यहाँ पर देखिए फ्यूज तार किस प्रकार से उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है, या फिर विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 अवयवों के नाम और चित्र बताना है। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो गुण होते हैं यानी विशेषताएं होती हैं उनको लिखना है। तो इनके आंसर देखते हैं। देखिए पहले चित्र बनाते हैं हम। तो ये चित्र वाले का आंसर, ठीक है, ये 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको, तो यहाँ पर कोई आपने 4 बनाने हैं, तो आप 4 बना लीजिएगा। इसमें से 1 2 3 4 5 दिए हैं, इनमें से कोई 4 अवयवों के आप नाम लिख लीजिएगा और उनके सामने इस प्रकार से ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, आशा है कि आप बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, संयोजन तार को, ये संयोजन तार होता है, ये स्विच ऑन और ऑफ की स्थिति में आपको पता है, ऑफ की स्थिति में खोल देते हैं, ऑन की स्थिति में जोड़ देते हैं इसे। तो इस प्रकार से अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद हम 14 क्वेश्चन देखते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो ये दिए गए हैं, ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती हैं जो उत्तर ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिण ध्रुव में तक जाती हैं। चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया हमारा, तो क्वेश्चन 15 दिया गया आपका, देखते चलिए जल्दी। तो यहाँ पर दिया है आपका दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती या फिर विद्युत यहाँ परिपथ में लघु पतन कब हो जाता है। तो देखिए, तो लघु पतन के लिए ये दिष्ट धारा का देख लीजिए, दिष्ट धारा दी गई है आपकी। यहाँ पर ये 2 धाराएं पूछी गई आपसे, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसका आंसर देखेंगे 16वें वाले का। तो ये दिया गया है, इसको देख लीजिए अच्छे से और लिख लीजिएगा। यहाँ से लिखेंगे आप दिष्ट धारा से, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद प्रत्यावर्ती हेडिंग डालेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 16, तो 16वें क्वेश्चन का ये आंसर रहा। अच्छे से लिख लीजिए इसको। यहाँ से लिखेंगे, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ी स्पेस दे दिया है, ये एक ही लाइन में लिखना है, इसी लाइन में आपको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। तो 17वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इस वाले का वियोजन अभिक्रिया और संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसको लिखेंगे हम। तो अच्छे से लिखते चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये उदाहरण है इसका, इसको उदाहरण को भी लिख लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 17 का उदाहरण है। इसके बाद अगला है हमारा
हार्मोन्स के कार्य बताना है, पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं उनके कार्य 3 दिए गए हैं, तो तीनों के हम लिखेंगे एक एक से। तो पहला हार्मोन ये रहा, इसका कार्य, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड कार्य हमारा ये रहा, इसको यहाँ से लिखेंगे, कोशिकाओं की लंबाई को यहाँ तक कर देंगे। सेकंड हो गया, थर्ड लिखेंगे, थर्ड ये दिया गया हमारा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, ठीक है, यहाँ से पूरा कंप्लीट करते हुए और यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या क्या है, प्रिज्म द्वारा बताना है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसको करेंगे हम, यानी 19 का अथवा और 20 का अथवा का आंसर हम देखेंगे। तो देखिए ये रहा, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। चित्र अनुसार सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म पर डालते हैं तथा वर्ण विक्षेपण को पर्दे पर लेते हैं तो हमें देखते हैं कि वर्णक्रम 7 रंगों में होता है, ठीक है, ऐसा है, ये चित्र दिया गया है, अच्छे से बना लीजिएगा। ये कलर लिख लीजिएगा, आप चाहें तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, केवल हिंदी लिख लीजिएगा। इसकी ट्रिक होती है आपकी बेजानी हपी नाला, उससे आप इसे याद कर सकते हैं। बे जा नी हपी नाला, हपी नाला, ठीक है, ये ट्रिक होती है, इससे आप रंगों के क्रम याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर आपको समझना है ये ट्रिक कैसे काम करती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पर ये दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको लिख लीजिएगा, ये नीचे सूत्र भी दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ यानी जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये इसका सूत्र दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखना है और उनके सूत्र लिखने हैं। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र का चित्र, तो आइए इनको दोनों को देखते हैं। ये सूत्र दिए गए हैं, ठीक है, ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इनको लिख लीजिएगा। ये सूत्र दिए गए हैं कि अब इनकी रचना और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी रचना दी गई है, ये दी गई है इसकी रचना, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार से बनाते हैं, ये मेथेन, ये एथेन, ये ब्यूटेन और ये प्रोपेन, इनकी संरचना है, तो आप अच्छे से इनको बना लीजिएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है उत्सर्जी अंग, तो उत्सर्जी अंग का यहाँ पर उत्सर्जी अंग है ये, तो इस प्रकार से इसको डायग्राम बना लीजिएगा। और यहाँ पर जो नाम कैसे लिखना है आपको इंग्लिश में जो दिए गए हैं, तो इंग्लिश की आप छोड़ देंगे, केवल हिंदी इनकी लिखेंगे। आशा है कि आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर, यानी सेट बी या फिर सी या फिर डी।